Friends, welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we study about the business. In business we study about the nature and purpose of business. It is our fifth part. In this part our today's topic is role of profit in business, and after that classification of business activities. So first of all we should be start about the first topic, that is role और प्रॉफिट इन द बिजनेस. तो प्रॉफिट का रोल क्या होता है बिजनेस में, उसके बारे में हम पहले समझ लें. तो नॉर्मली देखिए तो बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. जब भी बात होती है तो हमको इसे पता है कि बिजनेस जो होती है वो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती है, क्योंकि उसमें हम परचेजिंग सेलिंग करते हैं बिहाफ ऑफ मनी या मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बेसिस पे. तो यहाँ पे नॉर्मली आगे अगर देखें तो कहता है सो अर्निंग द प्रॉफिट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस. बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड प्रॉफिट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग करना होता है, यानी पैसे को कमाना होता है, प्रॉफिट को कमाना होता है. ऑल्दो द अर्निंग प्रॉफिट कैन नॉट बी ओनली द सेल ऑब्जेक्ट ऑफ अ बिजनेस. नॉर्मली अगर देखें आज के टाइम में तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका केवल एक मोटिव नहीं रह गया है कि केवल किसी भी तरीके से प्रोडक्ट को सेल कर दिया जाए. तो प्रॉफिट को तो अर्न किया सकता है. प्रॉफिट को अर्न करना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इनिशियल होता है, इसलिए वो केवल प्रोडक्ट को सेल करके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन नहीं करता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन केवल सोल ऑब्जेक्टिव नहीं, लेकिन अगर देखें तो ये एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का. अब बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट फॉर द वेरियस रीजंस. एक बिजनेसमैन जो होता है अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रॉफिट्स को मेंटेन करना चाहता है. ओवरऑल अगर देखें तो प्रॉफिट जो होता है वो बिज़नेस के लिए बहुत ही इनिशियल रिक्वायरमेंट होती है. विदाउट प्रॉफिट बिजनेस कई बार अलग अलग तरह के प्रॉब्लम को फेस कर सकता है. वो चीज़ें क्या हो सकती हैं, पहला सर्वाइवल. सर्वाइवल का सेंस जैसे आपको पता है कि बने रहना मार्केट में. तो नॉर्मली कहता है बिजनेस एंड बिजनेसमैन कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट अर्निंग द एडुकेट प्रॉफिट. रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर प्रॉफिट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं होती है तो वो बिजनेस लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव या कंपटीशन को मेंटेन नहीं कर पाएगी. प्रॉफिट इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बिजनेसमैन विच बिकम्स हिज अ मेन मीन्स ऑफ लिविंगहुड. तो नॉर्मली अगर देखें तो प्रॉफिट का एक मेन सोर्स है किसी बिजनेसमैन का, जो कि क्या होता है, जो कि उसके लिविंगहुड्स के लिए मेन सोर्स के रूप में वर्क करता है. यानी कि अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो बिजनेस रन नहीं कर सकता है. तो प्रॉफिट इज नीडेड फॉर टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द बिजनेसमैन एंड हिज फैमिली मेम्बर्स. तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट जो होता है बिजनेसमैन और उसके फैमिली मेम्बर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको सेटिस्फाई करने का काम करता है. वो रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो फैमिली मेम्बर्स का सेंस उसके केवल अपने घर के लोग नहीं, फैमिली मेम्बर का सेंस उसके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम करने वाले हैं उन सभी की बात करता है, क्योंकि उनकी भी अपनी ज़रूरत होती है और वो कहीं ना कहीं जो अर्निंग होती है उससे वो पेड करता है. सेकेंड, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ की अगर बात करें तो ग्रोथ और एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि उसका बिजनेस बड़ा सा बड़ा हो, ग्रोथ करे, ज़्यादा ज़्यादा बड़े फैले. तो वो चीज़ें कैसे हो सकती हैं, वो केवल प्रॉफिट की वजह से, क्योंकि जब ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को हम फैला सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को हम बड़ा कर सकेंगे. तो नॉर्मली यहाँ पे कहता है कि द बिजनेस इज एक्सपेंडेड ओनली व्हेन इट इज़ अर्निंग द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. बिजनेस तभी बढ़ सकता है जब वो प्रॉपर अमाउंट को अर्न करता हो, सफिशिएंट अमाउंट उसके पास हो. और व्हेन द प्रॉफिट इज लार्ज अ पार्ट ऑफ इट कैन ऑलवेज बी reinvested for expansion and diversifications of the production and other operations of the business organization. हमारे लिए प्रॉफिट बड़ा होता है तो उस बड़े प्रॉफिट को, उस पैसे को क्या कहता है, री इन्वेस्ट करने का काम करता है. यानी बिजनेसमैन ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रॉफिट कमाता है तो उस पैसे से क्या करता है, बिजनेस को और बड़ा करने का काम करता है री इन्वेस्टमेंट के थ्रू. और कैसे वो उसकी ज़रूरतें जो होती हैं उसको पूरा करता रहता है कि हाँ भाई बिज़नेस में क्या ज़रूरत है, बिज़नेस में कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो कैपिटल क्यों चाहिए, तो रॉ मटेरियल परचेज करना है, रेम्यूनरेशन को पेड करना है, तो दुनिया भर के जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उसका पेमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं उसको प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होती है. रेस्टिंग ऑफ द पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज़ एन इंटरनल सोर्स ऑफ फंड. प्रॉफिट जो होती है अगर देखें तो प्रॉफिट जो है वो इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स होता है. जैसे हमारे पास दो तरीके के सोर्स ऑफ फंड्स होते हैं. जब मैं सोर्स ऑफ फंड्स के बारे में पढ़ाऊंगा सेकंड पार्ट जो इसका बिजनेस का, उसमें बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है. फिर भी थोड़ा सा एक हिंट मैं देता हूँ. सोर्स जो होते हैं, देखिए किसी बिज़नेस को ग्रोथ होने के लिए, किसी बिज़नेस
एंटरप्रेन्योरशिप को या एंटरप्राइजेस को बड़ा होने के लिए, बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि पैसे जब लगेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगा तो रिक्वायरमेंट जो होती है वो मार्केट की उसको फुलफ़िल कर पाएगा, और जब रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर पाएगा तो प्रॉफिट को भी अर्न कर पाएगा। तो यहाँ पे कहता है कि रेस्ट्रिक्शंस ऑफ प्रॉफिट इज़ एन इनिशियल इंटरनल सोर्स ऑफ फंड। वो क्या है? इनिशियल और इंटरनल सोर्स ऑफ फंड है। द इंटरनल सोर्स ऑफ फंड इज मोर डिपेंडेबल एंड द चीपर सोर्सेज एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल सोर्सेज। तो नॉर्मली अगर देखें इंटरनल सोर्स बिजनेस का जो होता है वो क्या होता है? बहुत ही रिलायबल होता है और रिजनेबल भी होता है, साथ ही साथ क्या होता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव नहीं होता, चीप होता है। एक्सपेंसिव और चिप्स के सिचुएशंस की अगर बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें पैसे की ज़रूरत है तो हम लोन लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट से लगा लेते हैं तो कोई इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए प्रॉफिट का होना जरूरी है। आगे वाले पॉइंट पे होते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जैसे हमने देखा रोल ऑफ प्रॉफिट, तो इसमें सर्वाइवल के बारे में बता दिया, एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ की बात कर रहे हैं, सिंबॉलिक ऑफ द इफिशियंसी ऑफ एन इंडेक्स ऑफ द परफॉर्मेंस, इसके बारे में आगे हम बताएंगे। देन इसके साथ साथ रिवॉर्ड फॉर द बियरिंग रिस्क है, और हेल्प टू गेन द गुडविल। तो ये 3-4 पॉइंट जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि रोल ऑफ प्रॉफिट के पॉइंट से। तो अगले हम पॉइंट की बात करते हैं द सिंबॉलिक ऑफ द इफिशियंसी और एन इंडेक्स ऑफ द परफॉर्मेंस। तो नॉमिनल प्रॉफिट इंडिकेट द वेदर अ बिजनेस इज बीइंग द मैनेज इफिशिएंटली और नॉट। अगर प्रॉफिट क्या करता है? प्रॉफिट हमें बताता है कि फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब प्रॉफिट में ये बताता है कि जो मैनेजमेंट है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर अच्छा मैनेजमेंट अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, मैनेजमेंट अगर अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है तो प्रॉफिट हमें नहीं होगा। तो उसके बेसिस पर क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट की इफिशिएंटली को हम इफिशियंसी को चेकआउट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट एक्ट एज अ इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दोज हु मैनेज द बिजनेस। और ये क्या करता है? प्रॉफिट जो होता है एक एक्ट की तरह काम करता है, एक इंडेक्स की तरह काम करता है उन लोगों के लिए जो बिज़नेस को मैनेज करने का काम करते हैं। जैसे कैसे? जैसे मान लीजिए क्या हुआ, आप बिज़नेस कर रहे हैं और बिज़नेस में क्या हुआ कि पिछले साल आपने कुछ अर्निंग्स किया तो आप प्रॉफिट को कैलकुलेट करके रखते हैं। इस साल कुछ अर्निंग हुई तो उसको कैलकुलेट, तो आप कंपेयर करते हैं कि यार पिछले साल हमने क्या किया कि हमको कम ही हुआ, या इस बार क्या किया कि ज़्यादा हो गया। तो वो गैप्स हम ढूंढने की कोशिश करते हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके रेगुलर हम मैक्सिमम प्रॉफिट को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इंडेक्स के रूप में हमारे सामने आता है जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं। और कौन? हु मैनेज द बिजनेस, ये बिजनेस मैन करता है। तो हायर प्रॉफिट इंडिकेट द इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट। हायर प्रॉफिट जब होता है तो वो साफ साफ इंडिकेट करता है कि हमारे मैनेजमेंट की इफिशियंसी जो है वो बेहतर है, यानी कि जो उसकी एलिजिबिलिटीज़ है वो अच्छी है, वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। एंड द लोअर प्रॉफिट्स इंडिकेट द इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। और कम प्रॉफिट होता है तो ये बताता है कि भाई मैनेजमेंट हमारा अच्छे से नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम इंडेक्स परफॉर्म को जनरेट करते हैं अपने प्रॉफिट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब अगर रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिजनेस द प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग रिस्क। तो कैसे है? द प्रॉफिट कंसीडर्ड एज अ प्राइस और द रिवॉर्ड पेड टू अ बिजनेसमैन फॉर बियरिंग द रिस्क। तो प्रॉफिट को ऐसे कंसीडर किया जाता है कि जैसे मान लीजिए वो एक रिवॉर्ड हो किसी बिजनेसमैन के लिए जब वो रिस्क को बियर करता है, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस में अनसर्टेनिटीज़ बनी रहती हैं, अनिश्चितताएं होती है, कब प्रॉफिट होगा कब लॉस होगा हमें पता नहीं। लेकिन हर बार बिजनेसमैन क्या करता है? अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करता रहता है, उसको जो भी प्रोड्यूस करना है वो प्रोड्यूस करता है, मार्केट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, तो कहीं उसको प्रॉफिट होता है तो कहीं इसको लॉस होता है। लेकिन अगर जब प्रॉफिट की बात करते हैं तो उस रिस्क को वियर करने का रिबेट होता है उसको। तो बिजनेसमैन इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस ओनली विद द होप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेसमैन जब भी पैसा लगाता है तो वो ये सोच के लगाता है कि उसको प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो वो लॉस होता है, तो लॉस वो वियर करता है। लेकिन प्रॉफिट की जब बात करते हैं तो वो एज अ रिवॉर्ड उसको एक्सेप्ट करता है। द डिजायर टू अर्न द प्रॉफिट मोटिव द बिजनेसमैन टू बियर द अनसर्टेनिटीज एंड अनएक्सपेक्टेड रिस्क। तो जब प्रॉफिट मोटिव को फोकस करते हुए इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके सामने दो चीज़ें आती है। एक जो मार्केट की अनसर्टेनिटीज होती है, मार्केट में आने वाले चेंजेस जो होते हैं, मार्केट में आने वाली प्रॉब्लम्स जो होती है, और अनएक्सपेक्टेड रिस्क जो उसको अपने प्रोडक्शन में अपने मार्केट को बनाए रखने में जो रिस्क फेस करना पड़ता, तो वो दोनों उसको क्लियर नहीं होती किस तरीके की रिस्क उसको फेस करनी पड़ेगी। देन द प्रॉफिट एंड रिस्क आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द ईच अदर। अगर नॉर्मली देखें तो प्रॉफिट और रिस्क
दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर ऐसे देखें, जैसे मान लीजिए कि प्रॉफिट, अगर हम रिस्क नहीं उठाएंगे तो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होगी, क्योंकि अगर रिस्क क्या है, रिस्क हमें अगर प्रोडक्शन को बनाना, प्रोडक्ट्स हो सकता है ख़राब भी हो जाए, हो सकता है एक्यूरेट वे में बने, अगर वो बनता है तो मार्केट में लाके आप प्रॉफिट को मेंटेन कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं हेल्प्स टू गेन द रेपुटेशन और द गुडविल। जो प्रॉफिट होता है वो क्या करता है, हमारे बिजनेस के रेपुटेशन को जनरेट करने का काम करता है। जैसे अगर हम अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट लगातार हमें मिल रहा है, तो वहाँ पे सारे के सारे मार्केट्स में ये सिचुएशन होती है कि हमारा बिजनेस बूम सिचुएशन में है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जब अच्छा परफॉर्म करता है तो लोग हमारे ऊपर फेथ करते हैं, हमको इन्वेस्टमेंट अच्छी मिल जाती है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट को फोकस करते हुए, लोगों की नीड्स को फोकस करते हुए प्रोडक्टिविटी को जनरेट करने का काम करते हैं और लोगों के बीच में विश्वास बनाते हैं। और वो विश्वास क्या करता है, तब पॉसिबल है जब हमारे पास रेगुलर प्रॉफिट हो और हम उस चीज़ को इन्वेस्टमेंट के रूप में कन्वर्ट कर सकें। तो नॉर्मली लैंग्वेज क्या कहता है, द प्रॉफिट अर्निंग कंपनी ऑलवेज हैज़ अ बेटर रेपुटेशन इन द मार्केट एज कंपेयर द कंपनीज विच आर रनिंग इन लॉस। अगर देखें तो वो कंपनी जो लॉस में है उसके कंपेयर में जो प्रॉफिट अर्न कर रही है वो क्या होती है, बेहतर कंडीशन में होती है, वो हमेशा अपने गुडविल को बनाती है। तो द रेट ऑफ द अर्निंग प्रॉफिट हेल्प टू इन क्रिएटिंग अ गुडविल ऑफ द कंपनीज इन द मार्केट। तो क्या होता है कि जो रेट होता है, लिखा है ना, द रेट ऑफ द अर्निंग प्रॉफिट, जिस रेट पे हम प्रॉफिट को अर्न कर रहे हैं वो क्या करता है, हेल्प इन क्रिएटिंग द गुडविल। वो क्या करता है, हमारे गुडविल को, हमारे रेपुटेशन को क्रिएट करने का काम करता है उस कंपनी का मार्केट के अंदर। और ये भी कहता है द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द प्रॉफिट। अब यहाँ एक सिचुएशन आती है, अब शेयर वाली सिचुएशन आती है। जैसे मान लीजिए मार्केट में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना है तो हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए एक्वायरिंग करते हैं कैपिटल्स का। तो वो दो तरीके से होता है, थ्रू द लोन और ओपन मार्केट से। जब ओपन मार्केट से करते हैं तो वो शेयर के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको इशू करते हैं। तो जब हम शेयर के थ्रू इशू करते हैं तो जो लोग हमें जानते हैं वो जान रहे हैं कि ये बिज़नेस जो है, ये बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अच्छे पैसे कमा रहा है, तो वो लोग बहुत ही ईजी वे में फेथ करने के लिए तैयार होते हैं, विश्वास करने के लिए तैयार होते हैं और पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं, जो एक अच्छा गुडविल जनरेट करने का काम करता है। एक केस स्टडी है, आपको समझना चाहिए। यहाँ लिखा प्रॉफिट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट बट अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस। प्रॉफिट केवल बिजनेस का ऑब्जेक्ट नहीं है कि प्रॉफिट कमाना है, लेकिन उसकी एक रिक्वायरमेंट, उसकी एक जरूरत है। क्यों? आगे ये कहता है कि डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट। अगर आप एग्रीड हैं तो भैया अपने सपोर्ट में क्या करिए, आंसर जनरेट करिए। क्या हो सकता है, कहता है यस आई एग्रीड विद दिस स्टेटमेंट दैट द प्रॉफिट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव। कि मैं इस स्टेटमेंट से भाई केवल प्रॉफिट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का केवल प्रॉफिट ही ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, लेकिन उसकी ये रिक्वायरमेंट होती है। इस स्टेटमेंट से एग्रीड है। और आगे लिखा भी है बट अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि जो लोग हैं उनकी नीड्स को फुलफिल करना, बिहाफ ऑफ मनी, पैसे को लेके उनकी ज़रूरतों को पूरी कर देना। और वो पैसे किस बेसिस पे लिए जाते हैं, उस पैसे को इस बेसिस पे लिया जाता है ताकि उसकी जो प्रोडक्शन अप है या प्रोडक्शन लाइन अप है वो प्रॉपरली मेंटेन होती रहे। लेकिन इसी के साथ साथ प्रॉफिट को हम उसको प्रॉफिट के रूप में देखते हैं। अब बिजनेस मस्ट अर्न प्रॉफिट बिकॉज द फॉलोइंग। पहली चीज़, इसको सर्वाइवल के लिए बिजनेस प्रॉफिट चाहिए, अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए। एफिशिएंसी का सेंस, मान लीजिए हम कोई अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब हमारे पास प्रॉफिट ना आए तो हम उस प्रोडक्ट को नहीं बनाएंगे। अगर मान लीजिए प्रॉफिट कम आए तो क्या हुआ, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, उसमें नए बदलाव नहीं लाएंगे, यानी कि वही प्रॉफिट आप वही प्रोडक्ट लगातार आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमको प्रॉफिट अच्छा होता है तो हम प्रोडक्ट में चेंजेस ला सकते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी में बदलाव कर सकते हैं, जिससे उसकी इफिशियंसी बढ़ सकती है। उसके ऊपर रिवॉर्ड फॉर द बियरिंग रिस्क, ये तो इंटरप्रेन्योर पर्सन जो होता है उसके लिए होता है, एंड इम्प्रूव्स ऑफ द गुडविल। तो ये गुडविल को भी इम्प्रूव करने का काम करता है। तो ये केस स्टडी था जो कि आपकी बुक्स में भी ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो बिजनेस एक्टिविटी के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये कैसे होता है। द बिजनेस एक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड ऑफ अ वेरियस बेसिस। कौन कौन से बेसिस पे? नॉर्मली इंडस्ट्री और कॉमर्स के बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया जाता है। अगर हम देखें तो ये बिजनेस एक्टिविटी हमारी, पहले सेगमेंट में हमने इंडस्ट्री को रखा, दूसरे सेगमेंट में, दूसरे साइड में कॉमर्स को रखा। तो इंडस्ट्री में हमारे क्या क्या आते हैं? इंडस्ट्री को 3 सेक्टर्स में, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्सरी इंडस्ट्री की अगर बात करें तो प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्सरी इंडस्ट्रीज को अगर नॉर्मली देखें तो प्राइमरी इंडस्ट्री जो होता है नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू जो कमर्शियल पर्पस पे हम यूज करते हैं उसकी बात करता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट की बात करता है, और टर्सरी वो सर्विस सेगमेंट की बात करता है। प्राइमरी इंडस्ट्री में देखें तो
एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री की बात करें, जेनेटिक इंडस्ट्री की बात करें तो ये नॉर्मली अगर देखें तो हमारा जो हस्बेंड्री हुआ, पोल्ट्री फॉर्मेशन हुआ, माइनिंग हुई, फिशिंग हुई, ये सारे के सारे रिसोर्सेज हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है जिसको हम जनरेट नहीं करते। तो नॉर्मली ये जो सेगमेंट होते हैं वो पूरी तरीके से क्या होते हैं, हमारे प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर्स में क्या था, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि हम किसी चीज़ को, किसी नए प्रोडक्ट को बनाने का काम करें या कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो हमारी सेकेंडरी के सेगमेंट में आता है। टर्शियरी सेगमेंट की बात करें तो देखिए टर्शियरी सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हो जाती हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है क्योंकि ये रूमर्स फैलाता है, लोगों के बीच तक इन्फॉर्मेशन तक को ले जाता है और लोगों तक गुड्स को पहुँचाने का काम करता है, पूरी सर्विस का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्शन हम कर लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अगर ना हो तो हमारे प्रोडक्शन गुड्स जो कंज्यूमर है उसके पास नहीं पहुंचता, ट्रांसपोर्टेशन इसके सेगमेंट में आता है, बैंकिंग आता है, कम्युनिकेशन आता है, इंश्योरेंस आता है और एडवर्टाइजमेंट आता है। तो नॉर्मली अगर देखें तो ये रिलेट कैसे करता है, ये सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर्स क्या करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है मोस्ट ऑफ टाइम सेकेंडरी सेक्टर्स के लिए, और सेकेंडरी सेक्टर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है उसके मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए, मार्केट को प्रोवाइड कराने के लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार करता है टर्शियरी सेक्टर, जिसमें वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू फैक्ट्री से अल्टीमेट कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने का काम करता है। बैंकिंग के थ्रू क्या करता है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स होता है उसको फाइनेंस अवेलेबल कराने का काम करता है। कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है। इंश्योरेंस के थ्रू जो मान लीजिए लॉस अगर वो होने के चांसेस होते हैं या जो कोई अनसर्टेनिटीज फेस करते हैं, जो किसी भी तरह की दुर्घटनाएं होती हैं उससे बचने के लिए थोड़ा बहुत मतलब उससे थोड़ा सा इकोनॉमिकल सपोर्ट देने का काम करता है। और एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट लोगों को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में पहुँचाने का काम, इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है कि हाँ आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसका क्या क्या यूजेस हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा सेगमेंट आता है कॉमर्स। तो कॉमर्स में दो क्राइटेरिया हमारा ट्रेड एंड एक्ट टू ट्रेड, यानी ट्रेड की सिचुएशन की अगर बात करें तो हमारे पास दो तरह के ट्रेड होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल में हमारे पास होलसेलर और रिटेलर्स आते हैं। होलसेलर की बात करें तो ये वो बंदा होता है जो बहुत ही बल्क में मैन्युफैक्चरर से खरीद के छोटे छोटे रिटेलर्स को बेचने का काम करता है, और रिटेलर वो होता है जो सीधे प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये इंटरनल ट्रेड में आते हैं। अगर एक्सटर्नल ट्रेड की बात है तो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इंटरपोर्ट की अगर बात करें तो एक्सपोर्ट आपको पता ही है जब हम अपनी चीज़ों को बाहर दूसरे कंट्री को बेचते हैं, और इंपोर्ट जब दूसरे कंट्री से अपनी चीज़ अपने यहाँ कुछ मंगाते हैं। इंटरपोर्ट ये ऐसा एक सेगमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, दूसरी कंट्री से परचेस करके किसी और दूसरी कंट्री को बेचने का काम करते हैं, बस उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन या उसकी पैकेजिंग में चेंजेस लाके, वो इंटरपोर्ट होता है। तो ये हमारा ट्रेड का कॉन्सेप्ट होता है। अगर एड्स टू ट्रेड यानी वो कौन से मीडियम्स होते हैं जिसके थ्रू हम ट्रेड करते हैं, तो नॉर्मली पहले भी आपको होता है ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर्स ये होते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉर्मली इन एड्स को यूज करके अपने बिजनेस को स्मूथली रन कराने का काम करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो दैट्स ऑल, थैंक यू।